नमस्कार, मैं संजय द्विवेदी अब आपके साथ हूँ, बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। और आज बात करनी है हमें कोरोना के बाद जिस तरह की पत्रकारिता बदली है, जिस तरह के हालात बदले हैं, जिस तरह की पत्रकारिता विकसित हो रही है, उसके बारे में कि कोरोना ने किस तरह से हमारे समय को, हमारे समाज को, हमारे समय की उपस्थिति को किस तरह से बदला है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। कोरोना के बाद जो दुनिया है वो नहीं रहेगी। ऐसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े लेखक ये बात कहने लगे हैं कि कोरोना के बाद की दुनिया वो नहीं होगी जो कोरोना के पहले की दुनिया थी। यानी कि सब कुछ बदल जाएगा, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। शायद ऐसा परिवर्तन सदियों में देखा नहीं गया हो जो इस समय देखा जाएगा। मुझे लगता है कि आज हम इस पूरे नैरेटिव पे बात करेंगे कि पत्रकारिता ने इसको किस तरह से स्वीकार किया है, पत्रकारिता में क्या क्या बदला है और क्या क्या बदल जाएगा। आप ये देखें कि जो भारतीय मीडिया है वो अपने पारंपरिक अधिष्ठान में राष्ट्रभक्ति, जनसेवा और लोक मंगल के मूल्यों से अनुप्राणित रहा है। पर आखिर क्या कारण है कि जिस पत्रकारिता ने लोक मंगल की भावना के साथ अपना प्रारंभ किया? क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी मीडिया की जो परंपरा है वह प्रेरणा कहाँ से लेती है, वह शक्ति कहाँ से लेती है? वह शक्ति लेती है आज़ादी के आंदोलन से। क्योंकि हमारी पत्रकारिता प्रारंभ ही होती है एक गुलाम देश में। एक गुलाम देश के हम नागरिक थे और अपनी आज़ादी से मुक्ति के लिए हमने पत्रकारिता को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पर क्या कारण है कि जो पत्रकारिता की गर्भनाल आज़ादी के आंदोलन से प्रारंभ होती है, उस पत्रकारिता पर आज इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं? सबसे बड़ा संकट है इस पूरे समय में एजेंडा आधारित पत्रकारिता। जब आप एजेंडा आधारित पत्रकारिता करते हैं तो आप लांछित होते हैं उन समूहों के द्वारा जो आपको देख रहे होते हैं। सही मायने में हम ये देखें तो आपको पता चलता है इस समय पत्रकारिता में गैर पत्रकारीय शक्तियां जो हैं, जो पत्रकार नहीं हैं या पत्रकार के वेश में दूसरे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं। जब किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र के लोग नहीं होते या उनके आवरण में दूसरे लोग वहाँ सक्रिय हो जाते हैं तो वो पूरी की पूरी विधा लांछित होती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप देखेंगे तो आज की तारीख में एक्टिविस्ट बहुत सक्रिय हुए हैं। अब एक्टिविस्ट का काम क्या है? एक्टिविस्ट का काम कुछ और है, पर वो पत्रकारिता में सक्रिय हुआ है। तो इन गैर पत्रकारीय शक्तियों को हमको समझना पड़ेगा। मीडिया की जो नैतिक शक्ति है, मीडिया की जो सीमाएं हैं, उसको हमको समझना पड़ेगा। इस कठिन समय में आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह टेलीविज़न मीडिया ने, और उसमें जो कोलाहल है, उसमें जो शोर है, उसमें जो एक तरह से बेवजह की बहसें हैं, उन्होंने किस तरह से न्यूज़ चैनल्स, उनका नाम न्यूज़ चैनल है, वो न्यूज़ चैनल आज व्यूज़ चैनल्स में तब्दील हो गए हैं। ये अपने आप में चिंता की बात है। वो न्यूज़ चैनल थे, उनका काम समाचार देना था, उनका काम सत्यान्वेषण था, पर वो व्यूज़ चैनल बन गए हैं। वहीं दूसरी चुनौती सोशल मीडिया की है कि सोशल मीडिया में अधकचरी और तथ्यहीन सूचनाएं आ रही हैं, जिनके नाते इतना गहरा संकट खड़ा हुआ है। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं। आपको एक भूमिका तय करनी पड़ेगी। आप एक जीवन में दो जीवन नहीं जी सकते, एक जीवन में दो जिंदगियां नहीं जी सकते। तो पत्रकार और एक्टिविस्ट का बहुत दूर का फासला है। किंतु हम देख रहे हैं कि हमारे बीच पत्रकार अब सूचना देने वाले कम हैं, एक्टिविस्ट की तरह ज़्यादा व्यवहार कर रहे हैं। एक्टिविस्ट के मायने साफ हैं कि वह किसी उद्देश्य या मिशन को लेकर के अपने विचार के साथ एक आंदोलनकारी भूमिका के साथ खड़ा होता है। वह सूचना देने की शक्ति का अतिक्रमण करता है और अपने पक्ष में वातावरण बनाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति विचारधारा या राजनीतिक सोच से मुक्त नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की कोई न कोई राजनीतिक विचारधारा, कोई सैद्धांतिकी, कोई विचार होता है। हर व्यक्ति का एक राजनीतिक चिंतन होता है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है जिसके आधार पर ये दुनिया को बड़ा करने का स्वप्न देखता है। यहाँ हमारे समय के एक महान संपादक हुए श्री प्रभास जोशी, जो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे, उनकी स्मृति में करना चाहता हूँ। प्रभास जी कहा करते थे, पत्रकार की पॉलिटिकल लाइन हो कोई समस्या नहीं है, पर पत्रकार की पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रभास जी के इस वाक्य को आप सुनिए कि पत्रकार की पॉलिटिकल लाइन तो हो, पर पत्रकार की पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा सूत्र वाक्य है जिसको लेकर हम अपनी पत्रकारीय जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह कर सकते हैं। आज का संकट ये है कोरोना काल का कि मीडिया में प्रकट पक्षधरता दिखने लगी है। उसकी विश्वसनीयता, उसकी प्रामाणिकता अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे संपादकों ने, मीडिया समूहों के मालिकों को
और शेष पत्रकारों को इस बात का विचार करना पड़ेगा कि मीडिया के पवित्र मंच का इस्तेमाल भावनाओं को भड़काने के लिए, राजनीतिक दूरभिसंधियों के लिए, एजेंडा सेटिंग के लिए न करें। आप नैरेटिव बनाने के लिए जब पत्रकारिता का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म से विरत होते हैं, पत्रकारिता को थोड़ा नीचे गिराते हैं। हम विचार करेंगे तो पाएंगे बहुत कम प्रतिशत पत्रकार इस रोग से ग्रस्त हैं। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर पत्रकार अपना काम ईमानदारी से, निष्ठा से, तनदेही से, कम वेतन में बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। मैं उस पूरी पत्रकार बिरादरी को प्रणाम करना चाहता हूं जो अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करती है। लेकिन कुछ थोड़े से लोग पत्रकारिता को, एजेंडा पत्रकारिता को लेके जाना चाहते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश में आज लोकतंत्र की जीवंतता का जो सबसे बड़ा कारण है वह मीडिया कर्मी ही है। मीडिया कर्मियों की सक्रियता के नाते आज कोरोना के विषय को गांव तक हम लेके गए। आज कोरोना को लेकर जो जागरूकता पैदा हुई है उसके कारण मीडिया ही है। पर मीडिया ने हर स्तर पर नागरिकों को चैतन्य किया है, जागरूक किया है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज में विभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो पूरी मीडिया को एक पक्षधर मीडिया बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यह आपको देखना पड़ेगा। देश में आज लोकतंत्र की जीवंतता का सबसे बड़ा कारण मीडिया कर्मियों की सक्रियता ही है। इसलिए थोड़े से जो पत्रकार हैं जो एजेंडा पत्रकारिता करते हैं वो लाखों लाख पत्रकारों की ईमानदारी और उनकी तपस्या पर भारी पड़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनका एक्टिविस्ट का दिल हो वो जर्नलिस्ट इस दुनिया को नमस्कार कर दें। वो अपना एक्टिविज्म का दौर कहीं और पे चलाएं, क्योंकि मीडिया का क्षेत्र पवित्र बना रहे ये बहुत ज़रूरी है। हमको मानना पड़ेगा कि मीडिया का एक ही काम है, सत्ता अन्वेषण करना, सत्य का अन्वेषण करना, सत्य का अनुसंधान करना, सत्य के पीछे जाना, नैरेटिव सेट करना, एजेंडा तय करना। ये मीडिया का काम नहीं है। पत्रकारिता को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग अपना और मीडिया दोनों का भला नहीं करते, क्योंकि उनकी पत्रकारिता स्वार्थों के लिए हो जाती है, उनके कथित नैरेटिव के लिए हो जाती है। इसलिए वे तथ्यों की मनमानी व्याख्या करके समाज में तनाव और वैमनस्य पैदा करते हैं। दूसरा जो संकट पैदा हुआ है वह टेक्नोलॉजी के नाते पैदा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी ने पत्रकारिता के पूरे स्वरूप को बदल करके रख दिया है। सूचनाएं अब सिर्फ संवाददाताओं की चीज नहीं है, विचार अब सिर्फ संपादकों के बंधक नहीं रहे। सूचनाएं अब इंटरनेट के पंखों पे उड़ रही। सोशल मीडिया और वेब मीडिया ने हर व्यक्ति को पत्रकार तो नहीं किंतु संचारक यानी कम्युनिकेटर जरूर बना दिया है। और जब आप कम्युनिकेटर हो जाते हैं, जब आप फोटोग्राफर हो जाते हैं, जब आपके पास विचारों और सूचनाओं की शक्ति आ जाती है कि आप कुछ को विचारों सूचनाओं की जो पूंजी है उसे लोगों तक शेयर कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। इस होड़ में संपादन के मायने बेमानी हैं, तथ्यों की पड़ताल बेमतलब है, जिम्मेदारी का भाव तो कहीं रह ही नहीं जाता। सूचना की जो लोकतांत्रिकता है इसने आम आदमी को आवाज़ तो दी है, आम आदमी को ताकत तो दी है, शक्ति भी दी है, पर नए तरह के संकट भी खड़े किए हैं। यह मैं आप कहना चाहता हूँ। सूचना देना अब जिम्मेदारी और सावधानी का काम नहीं रहा। स्मार्ट होते मोबाइल ने सूचनाओं को लाइव देना संभव किया है। समाज के तमाम रूप इससे सामने आ रहे हैं। अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रयोग भी सामने आ रहे हैं। सरकारें आज साइबर कानूनों के बारे में सोच रही हैं, साइबर लॉ के बारे में सोच रही हैं। साइबर के माध्यम से आज आप देख रहे हैं कि आर्थिक अपराध बढ़े हैं। सूचना और संवाद की दुनिया में भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। संवाद और सूचना से लोगों को भ्रमित करना, उनको भड़काना आज कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा आसान हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी या मोबाइल आपके हाथ में है। इसलिए कंटेंट को सृजित करने वाले प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, इसलिए दुर्घटनाएं स्वाभाविक हैं। ऐसे में तथ्यहीन, अप्रामाणिक, आधारहीन सामग्री की भरमार है, चारों तरफ भरमार है। और ये आपको देखना पड़ेगा कि फेक न्यूज़ का पूरा उद्योग यहाँ पे पल रहा है। इसके खिलाफ मीडिया के लोगों को ही खड़ा होना पड़ेगा। यह ठीक भी है कि पारंपरिक मीडिया, परंपरागत मीडिया के दौर में भी फेक न्यूज़ होती थी, पहले भी फेक न्यूज़ होती थी, पहले भी प्लांटेड खबरें बनती थी, किंतु उसकी इतनी बड़ी मात्रा, इतनी विपुलता कभी देखी नहीं गई जैसी आजकल देखी जा रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसा शब्द हमें बताता है कि सूचनाएं किस स्तर पर संदिग्ध हुई हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में सच कहीं सहमा सा खड़ा है। इसलिए सोशल मीडिया अपनी अपार लोकप्रियता के बाद भी भरोसा हासिल करने में विफल है। आप देखें तो आज की तारीख में फेसबुक और यूट्यूब जैसे चैनल ये किसी भी बड़े से बड़े मीडिया संस्थान से ज़्यादा ताकतवर है। फेसबुक और यूट्यूब कोई कंटेंट का निर्माण नहीं करते। आपकी खबरों को, आपकी फोटोग्राफ्स को, आपकी सांस्कृतिक कलात्मक अभिरुचियों को प्लेटफॉर्म प्रदान करके ये पैसे बना रहे हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे संगठन किसी भी मीडिया हाउस से बड़े हाउस हैं। ये बड़ी चुनौती की तरह हमारे परंपरागत माध्यमों के सामने है। बिना कोई कंटेंट क्रिएट किए भी ये प्लेटफॉर्म आपकी सूचनाओं और आपके कंटेंट के दम पर बाजार में छाए हुए हैं। अपने आप में एक अद्भुत घटना है और बड़ी कमाई कर रहे हैं। बड़े से बड़े मीडिया हाउस को इन प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात कहनी पड़ रही है। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण घटना नहीं घट रही है। आज
अद्भुत समय है जब भरोसा, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता जैसे शब्द हमें बेमानी लगने लगे हैं। माध्यम बड़ा हो गया है, विचार और सूचनाएं उसके सामने सहमी हुई हैं। सूचनाओं को शायद कभी इतना बेबस देखा गया हो जैसी आज वो दिख रही हैं। सूचना तो सत्य थी, किंतु सूचना आज बेबस है। सूचनाओं के साथ जिस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, सूचनाओं में जिस तरह की मिलावट हो रही है, उसने सूचनाओं की पवित्रता पर ग्रहण लगाकर रख दिया है। व्यक्ति की रुचि रही है कि वह सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करे। कोई भी समाज, कोई भी श्रेष्ठ समाज सर्वश्रेष्ठ को ग्रहण करना चाहता है। उसे सूचनाओं में भी मिलावट नहीं चाहिए, पर यह समय सूचनाओं में मिलावट का समय है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। आज पाठक भ्रमित है कि कौन सा माध्यम उसको सही सूचनाएं प्रदान करेगा और बिना मिलावट, बिना एजेंडा सेटिंग के अपनी बात कहेगा। हम आज देख रहे हैं कि किस तरह से खबरों में, विचारों में किस तरह से मिलावट की जा रही है, किस तरह कंडीशनिंग की जा रही है विचारों की, किस तरह से अपने विचारों के पक्ष में लोगों को खड़ा करने की कोशिश चल रही है, सचेतन प्रयास चल रहे हैं। यानी सत्य का जो अनुसंधान का मार्ग था, सत्य की तरफ जाना था, सच्चाई लेके आनी थी, तथ्य को लेके आना था, उसको भूलकर हम अपने एजेंडे पर लोगों को लाना चाहते हैं। ऐसे कठिन समय में हम अपने माध्यमों को बेलगाम नहीं छोड़ सकते। नागरिक पत्रकारिता के उन्नयन के लिए हमें इसे शक्ति देने की जरूरत है। एजेंडा के आधार पर चलने वाली पत्रकारिता के बजाय सत्य पर आधारित पत्रकारिता आज समय की मांग है और इसलिए मूल्यानुगत पत्रकारिता, मूल्य पर आधारित पत्रकारिता, मीडिया और उसका मूल्य बोध किसी भी श्रेष्ठ समाज का लक्ष्य होना चाहिए। पत्रकारिता के एक ऐसा मॉडल प्रतीक्षित है जहां सूचनाओं के लिए समाज स्वयं खर्च वहन करे। आज आप देखते होंगे कि सारी की सारी जो इकोनॉमी है पूरी की पूरी मीडिया की, वो एडवर्टाइजिंग पर बेस्ड है। आखिर जब आप कपड़ों पे खर्च करते हैं, जब आप जीवन की तमाम आवश्यकताओं पे खर्च करते हैं, सही सूचनाओं के लिए, सत्य, सही विचारों के लिए, तथ्यों के लिए आप खर्च क्यों नहीं करना चाहते? मुफ्त में अखबार क्यों चाहिए? मुफ्त में आपको मीडिया के माध्यम मुफ्त में क्यों करने चाहिए? हमें एक ऐसा मॉडल खड़ा करना पड़ेगा जहां सूचनाओं का खर्च समाज उठाना शुरू करे। जब समाज पर आधारित होगा मीडिया तो ज़्यादा स्वतंत्र होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा और विज्ञापन के जो सिपाही हैं, विज्ञापन के जो ताकतवर लोग हैं, वो उनका नियंत्रण धीरे धीरे कम हो सकेगा और मुझे लगता है तभी मीडिया सही अर्थों में ज़्यादा लोकतांत्रिक हो सकेगा। अफसोस है कि हमारे बीच अनेक ऐसे मॉडल आए भी जो जनता की मदद से चलते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको जनता ने काफ़ी मदद की, ऐड दी, पैसे दिए, अपनी जेब से निकाल के लोगों ने खर्च किए, पर अफसोस कि वो भी एजेंडा पत्रकारिता करने में लग गए। यानी उन्होंने फिर एक बार भरोसा तोड़ा। जनता उनके साथ खड़ी हुई पर उन्होंने एजेंडा पत्रकारिता करके जनता का भरोसा तोड़ दिया। इसलिए वैकल्पिक जो माध्यम है उनके प्रबंधकों को सोचना पड़ेगा कि मीडिया की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के आधार पर आपकी लोकप्रियता बनती है। प्रामाणिकता उसकी पहली शर्त है। विश्वसनीयता के आधार पर ही लोकप्रिय कोई भी माध्यम बन सकता है। प्रामाणिकता उसकी पहली शर्त है। इसलिए संकट ये है आज का कि अखबारों में आप जब पढ़ते हैं तो अखबारों में जो छपने वाले स्तंभ हैं, उन स्तंभकारों के नाम को देख के आप समझ जाते हैं इन साहब ने आज क्या लिखा होगा। कभी शौक में एक बार टेलीविज़न को म्यूट कर दीजिए। टेलीविज़न को म्यूट कर देंगे, बावजूद इसके आपको पता चलता रहेगा यह व्यक्ति क्या बोल रहा है। इतनी अगर प्रकट पक्षधरता पत्रकारों के सामने आ चुकी है तो हमें कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है। एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता जो काम कर रहा है वही काम अगर पत्रकार करने लगेंगे, वही समाज का बुद्धिजीवी वर्ग करने लगेगा, तो एक पत्रकार और एक पार्टी के प्रवक्ता के में क्या अंतर रह जाएगा? फिर हमें वही सम्मान हासिल होगा जो एक पार्टी के प्रवक्ता को हासिल होता है। हमें कहीं ना कहीं अपनी तटस्थता को बचाए रखने की ज़रूरत है। हम एक अलग दुनिया के लोग हैं। हम किसी भी विचार के पक्ष में, किसी विचारधारा के पक्ष में, किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। हमें एक न्यूट्रल पोजीशन लेनी पड़ेगी और हम ऐसा नहीं लेते तो हम पर सवाल उठेंगे और ये सवाल जिस तरह उठ रहे हैं और जिस तरह हमारी प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहा है वो अपने आप में बहुत चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि हिंदी की पत्रकारिता के सामने, भारतीय पत्रकारिता के सामने आज इस तरह के संकट खड़े हुए हैं जिसमें आज हिंदी की पत्रकारिता को विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर क्या कारण है कि हम जो है इस प्रकार से लांछित किए जा रहे हैं। आप देखते होंगे आज़ादी के आंदोलन में भी हमारे कैसे कैसे नायकों ने पत्रकारिता का हमको पाठ पढ़ाया। जो हमारी परंपरा है उसकी तरफ हमको एक बार देखना पड़ेगा। अगर हम अपनी परंपरा को समझेंगे, पत्रकारिता की इस पूरी पीठिका को समझेंगे तो निश्चित रूप से हम एक नए तरह की पत्रकारिता को जन्म दे पाएंगे, एक नए तरह की मीडिया को जन्म दे पाएंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि जो नैरेटिव सेट करने का जर्नलिज्म है ये बहुत खतरनाक जर्नलिज्म है। अगर आप एजेंडा पत्रकारिता करेंगे, नैरेटिव सेट करने की पत्रकारिता करेंगे तो आपको हो जाएगा। आप ये देखिए, एक ज़माने में पत्रकारों का जो सम्मान था
मीडिया कर्मियों का जो सम्मान था वो किस तरह से आज जिन लोगों की समाज में कोई क्रेडिट नहीं है, जिनकी समाज में कोई हैसियत नहीं है, ऐसे लोग भी मीडिया पर सवाल उठाते हैं। पर मैं इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि मेरे गलत होने से आपको गलत होने की आज़ादी नहीं मिल जाती। एक पाठक और दर्शक के नाते हमको तो श्रेष्ठ ही चाहिए, हमें मिलावट नहीं चाहिए। खबरों में मिलावट हो या विचारों में मिलावट हो, आज के दौर में परिशुद्धता की बात हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि बदले हुए युग धर्म में, बदले हुए समय में हमें मिलावट के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मिलावट सामानों की नहीं है, ये मिलावट विचारों की भी है। तभी हमारी मीडिया की विश्वसनीयता बनेगी। और आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो खबरों में मिलावट की है। खबरें एक्यूरेसी के साथ, परिशुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ कैसे प्रस्तुत हों, कैसे बिना झुकाव के, बिना आग्रह के वे सत्य को अपने पाठकों तक संप्रेषित करें। क्या कोई विचारधारा रखता हुआ पत्रकार ऐसी साफ सुथरी खबरें लिख सकता है? बिल्कुल लिख सकता है। तमाम ऐसे पत्रकार हुए जो तमाम विचारों से जुड़े रहे, पर उनका मंत्र क्या था? जब वो खबरों को करते थे तो खबरों करते हुए वो निरपेक्ष और विचारवान पत्रकार की तरह सामने आते हैं। पत्रकार को यह आज़ादी नहीं है कि वो सुविधा से तथ्यों को चुने या चयनित आधार पर अपनी राय रखे। जब हम चयनित आधार पर अपनी बात रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं लांछित किए जाते हैं। और खबर देते समय हमको न्यायपूर्ण होना होता है, ईमान की बात करनी होती है। परीक्षण की अनेक कसौटियां हैं, उन पे कस के खबरें की जाती रही हैं और की जाती रहेंगी। विचारधारा के साथ गहरी लोकतांत्रिकता भी जरूरी है, जिसमें आप असहमति और अकेली होती आवाज़ों को भी जगह देते हैं। कोई आवाज़ अकेली है, कमज़ोर है, इसका मतलब वो गलत नहीं हो जाती। एजेंडा पत्रकारिता के समय में ये बात कठिन है, पर मुश्किल नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज के इस विमर्श में कि हिंदी पत्रकारिता पर एक आरोप रहा है कि वह अपने समय के सवालों से कट रही है। उन पर विमर्श छेड़ना तो दूर, उन मुद्दों की वास्तविक और सूचनात्मक ढंग से कोई तस्वीर रखने में भी वो अपने आप को विफल पा रही है, जो हमारे समाज के बड़े सवाल हैं। ये भी सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्यों है। 1990 के बाद उदारीकरण के सालों में अखबारों के सुदर्शन कलेवर आए, उनकी शानदार प्रिंटिंग होने लगी, शानदार प्रस्तुति होने लगी, सारा कुछ बदल गया। 1990 के बाद की जो पत्रकारिता उसे आप देखेंगे तो सारा कुछ बदल गया है। सारे अखबार कलर्ड हो गए, बहुत सारे टीवी चैनल्स आ गए। 1991 के बाद उदारीकरण की जो आंधी आई, जिसमें बहुत सारा पैसा भारतीय मीडिया में आया, प्रक्षेपित हुआ, उसके बाद अखबार देखे जाने लायक बन गए। पर क्या कारण है कि उनकी पठनीयता बहुत प्रभावित हुई। आज अखबार पढ़े जाने के बजाय पलटे जाते हैं। पाठक एक स्टेटस सिंबल के नाते घरों में अखबार तो बुलाता है, किंतु वह इन अखबारों को बहुत वक्त नहीं देता। क्या कारण है कि ज्वलंत सवालों पर बौद्धिक विमर्शों का आकाश सूना है। आज हिंदी अखबारों में अंग्रेजी के लेखक अनुदित होकर छपते हैं। हिंदी अखबारों में जो पूरी की पूरी बौद्धिक दुनिया है, वो अंग्रेजी के जो लेखक हैं उनको अनुवाद करके छापा जाता है। हिंदी की इतनी बड़ी दुनिया में हमारे पास कहने के लिए बहुत सारे लेखक हैं, पर उनकी जो उपस्थिति है वो हिंदी अखबारों में उस तरह से नहीं दिखती। कहीं ना कहीं उनको हाशिए लगाया जा रहा है। आप देखें, कलाओं पर, किताबों पर, फिल्मों पर, बहुत सारे विषयों पर हिंदी के अखबार न्यूनतम बात करते हैं। हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हैं श्री अशोक वाजपेयी, उनका एक मैं आपको वाक्य कहना चाहता हूँ। अशोक वाजपेयी ने जनसत्ता में 26 अप्रैल 2015 को बहुत बड़ी बात लिखी, मैं आप शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा, पत्रकारिता में विचार क्षमता बढ़ती जा रही है, जबकि उसमें अस्वाभाविक रूप से होना चाहिए। हिंदी में यह क्षण हर स्तर पर देखा जा सकता है। हिंदी के अधिकांश अखबार और समाचार पत्र पत्रिकाओं का भाषा बोध बहुत शिथिल और गैर जिम्मेदार हो चुका है। जो माध्यम अपनी भाषा की प्रामाणिकता आदि के प्रसजक नहीं रहते, उनमें गहरा विचार संभव नहीं है। हमारी अधिकांश पत्रकारिता, जिसकी व्याप्ति अभूतपूर्व हो चली है, यह भूल गई है कि बिना साफ सुथरी भाषा के साफ सुथरा चिंतन भी संभव नहीं है। अशोक वाजपेयी जैसा लेखक हमें बता रहा है कि हिंदी समाज की चिंता क्या है। हिंदी के पाठकों, लेखकों, संपादकों और समाचार पत्र संचालकों को मिलकर अपनी भाषा और उसकी पत्रकारिता के सामने आ रहे संकटों पर बात करनी ही पड़ेगी। यह देखना बहुत रोचक है कि हिंदी की पत्रकारिता के सामने, हिंदी की मीडिया के सामने आर्थिक संकट उस तरह से नहीं है जैसा भाषा या बौद्धिक संकट। हमारे समाचार पत्र अगर समाज में चल रही हलचलों, आंदोलनों, झंझावातों की व्यक्त करने में विफल हैं और बौद्धिक दुनिया में चल रहे विमर्शों पर बात नहीं कर रहे हैं या अपने पाठकों को अवेयर नहीं कर रहे हैं, अपने पाठकों को अपने साथ नहीं ले रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा कि हमारी जो जिम्मेदारी है कि पाठकों की रुचि परिष्कार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उस रुचि का परिष्कार कैसे होगा? कैसे हमारा पाठक अपने विषयों पर या विविध विषयों पर कैसे संवाद करेगा?
दूसरी जो बात एक कहनी थी मुझे, सूचना और मनोरंजन ये हिंदी और भारतीय मीडिया का एक मूल स्वर है। आखिर हमारे हिंदी के जो पाठक हैं हिंदी के अखबारों को, उनको क्यों नहीं पता होना चाहिए उनके आसपास के परिवेश में क्या घट रहा है। हमारे पाठक के पास चीज़ों के होने और घटने की प्रक्रिया के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं का विश्लेषण क्यों नहीं होना चाहिए। क्यों वह गंभीर विमर्शों के लिए अंग्रेजी और अन्य भाषाओं पर निर्भर रहे। अपने बौद्धिक विश्लेषणों, सार्थक विमर्शों के आधार पर नहीं, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ चमकदार कागज और शानदार प्रस्तुति के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इन बौद्धिक विमर्शों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारी पत्रकारिता को लोक स्वीकृति मिलेगी। आज का पाठक बहुत समझदार है, उसके पास बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से सूचनाएं आती हैं, विश्लेषण आते हैं। ऐसे में हिंदी के मीडिया को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिर्फ छाप छपाई, अच्छी प्रस्तुति के आधार पर आप बहुत दिनों तक अपने पाठकों के साथ नहीं बने रह सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि गहरी सांस्कृतिक निरक्षरता से मुक्ति जरूरी है। पठनीयता का संकट, सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ असर, मीडिया के कंटेंट में तेजी से आ रहे बदलाव, निजी नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता के सवाल, मोबाइल के संस्कृति से उपजी हुई चुनौतियों के बीच मूल्यों की बहस को भी हमें विचार करना पड़ेगा। इस समूचे परिवेश में आदर्श, मूल्य और सिद्धांतों के बीच बातचीत हमें भले बेईमानी लगती है, पर हमें इसका विचार करना पड़ेगा। एक सुंदर दुनिया का सपना, एक बेहतर दुनिया का सपना देखने वाले लोग हमेशा स्वस्थ और सरोकारी मीडिया के पक्ष में खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। संवेदना, मानवीयता और प्रकृति का साथ ही किसी संवाद माध्यम को सार्थक बनाता है। संवेदना और सरोकार ही समाज जीवन के हर क्षेत्र में अनिवार्य है। मीडिया उससे अछूता कैसे रह सकता है। साहित्य, मीडिया, कला, संस्कृति, जितनी प्रदर्शन कलाएं हैं, यह किस लिए हैं? अंततः ये मनुष्य के लिए हैं, मनुष्य की मुक्ति के लिए हैं, मनुष्य के जीवन को आनंद से भरने के लिए हैं, मनुष्य को सत्य के पथ पर, सत्य के राजपथ पर ले जाने के लिए हैं। हमारी सारी प्रदर्शन कलाएं, हमारी सारी पत्रकारिता, हमारा समूचा साहित्य, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ही लोक मंगल है। अगर लोक मंगल के साथ हम नहीं जुड़ते, अगर हम लोक मंगल का विचार नहीं करते, तो मुझे लगता है हमारी समस्त पत्रकारिता, हमारी सही साहित्यकारिता, इसका कोई मतलब नहीं है। और लोक के साथ साहचर्य, समाज के साथ संवाद, ये हमारा मुख्य काम है। चमकती स्क्रीन है हमारे पास, रंगीन अखबार है, चमकती स्क्रीन है, स्मार्ट हो चुके मोबाइल फ़ोन है, इससे काम नहीं चलेगा। हमें इसमें संवेदना भरनी पड़ेगी, अपने शब्दों में संवेदना भरनी पड़ेगी। आज भले हमें लगता हो कि मूल्यों की बात नक्कार खाने में तूती की तरह है, पर जब कोरोना काल आया है, कोरोना का संकट आया है, कैसे हम अपने इतिहास को, अपने पुरखों को, अपनी जड़ों को, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को किस तरह से हम तलाश रहे हैं। कोरोना ने हमें अवसर दिया है कि हम इस पूरे नैरेटिव को बदल कर रख दें। पूरे मीडिया के इसमें जो एक परंपरागत जो शैली है मीडिया की, उसको बदल कर रख दें। आज मीडिया के संचालकों को, मीडिया के विमर्शकारों को, मीडिया के संपादकों को आपको बैठकर सोचना पड़ेगा कि आखिर ये मीडिया किसके लिए है। ये सारा का सारा जो माया जाल है किसके लिए है? यह समाज के लिए है। इसलिए रुचि परिष्कार, मत निर्माण की जो भूमिका है, ओपिनियन मेकिंग की जो हमारी भूमिका है, पाठकों की रुचि के परिष्कार करने की जो भूमिका है, उसको हमको पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा। तभी मीडिया की सार्थकता है, तभी उसका मूल्य है। लाख प्रसार के बावजूद, करोड़ों दर्शकों के बावजूद, करोड़ों श्रोताओं के बावजूद, भरोसा वो शब्द है जो मीडिया को मीडिया बनाता है। अगर भरोसा नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, तो आपका कोई मतलब नहीं है। लाखों का प्रसार, हजारों दर्शक, करोड़ों पाठक, करोड़ों श्रोता, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हमें भरोसा अर्जित करना पड़ेगा। भरोसा कैसे अर्जित होगा? भरोसा अर्जित होता है जब हम नैरेटिव से नहीं चलते, सत्यान्वेषण चलते हैं। जब हम विचारों के अनुकूलन की कोशिश नहीं करते, जब हम विचारों की कंडीशनिंग की कोशिश नहीं करते, क्योंकि विचारों के अनुकूलन के समय में भी लोग सच को पकड़ लेते हैं। मीडिया का काम सूचनाओं का सत्यान्वेषण है, वरना वे सिर्फ सूचनाएं होंगी, खबरें या समाचार नहीं बन पाएंगी। एक समय में प्रिंट मीडिया सूचनाओं का वाहक था, वही विचारों की भी जगह था। 90 के बाद आप देखेंगे टेलीविज़न घर घर पहुंच गया, उसके थोड़े समय के बाद मोबाइल आ गया, वो हर हाथ में पहुंच गया। जल्दी सूचना देने की होड़ और टीआरपी की जंग ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। न्यूज़ रूम की पूरी जो शैली थी काम करने की, वो पूरी की पूरी बदल गई। हम बहुत हड़बड़ी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ करने लगे। अब आपने देखा किसके नाते टीवी बहसें शुरू हुई। टीवी पर भाषा की भ्रष्टता, विवाद को बढ़ाने और अंतहीन बहसों की एक ऐसी दुनिया बनी जिसने पूरे टीवी स्क्रीन को चीख चिल्लाहटों और शोरगुल से भर दिया।
इसने हमारे एंकर्स, पत्रकारों और विशेषज्ञों को भी जग हंसाई का पात्र बना दिया है। उनकी अनावश्यक पक्षधरता भी लोगों के सामने उजागर हो रही है। ऐसे में भरोसा टूटना ही है। इसमें पाठक और दर्शक भी बढ़ गए हैं। हालात ये है कि दलों के हिसाब से विशेषज्ञ हैं, जो दलों के चैनल भी हैं। पक्षधरता का ऐसा नग्न तांडव कभी देखा नहीं गया। आज हालात ये हैं कि जो राजनीतिक विश्लेषण के नाम पे भी लोग आते हैं, वह भी किसी दल के पक्षधर के रूप में होते हैं। तो ये जो पक्षधरता है, यह कहीं ना कहीं मीडिया को लांछित करती है। हमें कहने में संकोच नहीं है, अनेक पत्रकार, संपादक और विशेषज्ञ दल विशेष के प्रवक्ताओं को भी मात देते हुए दिखते हैं। ऐसे में इस पूरी बौद्धिक जमात को वही आदर मिलेगा जो आप किसी दल के प्रवक्ता को देते हैं। मीडिया की विश्वसनीयता को नष्ट करने में टेलीविजन मीडिया के इस ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित जरूर किया जाएगा। ये साधारण नहीं है। टीवी के नामी एंकर भी अब टीवी न देखने की सलाहें दे रहे हैं। ऐसे में यह टीवी मीडिया हमें कहां ले जाएगा, इस पर सोचने की जरूरत है। आज का जो समय है, कोरोना ने एक तरह से पूरी मनुष्यता के विमर्श को बदल दिया है। आज भी सभी तंत्रों से जब निराश हो जाते हैं, न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, विधायिका से, सभी से निराश हो जाते हैं लोग, मीडिया की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखते हैं। मीडिया आज भी बहुत भरोसा है लोगों का। गांव में आप जाएंगे तो अखबार में छपी हुई चीज को लोग बहुत ही आदर से देखते हैं। ये जो भरोसा है, ये जो विश्वसनीयता है, ये जो प्रामाणिकता है, ये हमने अर्जित नहीं की है, ये हमारे पुरखों की है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, माधवराव जी सप्रे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी बनाई परंपरा है। इनके पुण्य का अर्जित फल हम खा रहे हैं। राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी जी, ऐसे महापुरुषों ने जो परंपरा खड़ी की, उस परंपरा पे चल के आज पत्रकारिता परवान चढ़ी है। मुझे लगता है कि हमें इनके मार्ग पर चलना होगा। आज भी हमारे सामने अनेक आदर्श हैं। राम बहादुर राय जैसे वरिष्ठ पत्रकार, श्री अच्युतानंद मिश्र जैसे पत्रकार, ये हमारे सामने एक आदर्श की तरह हैं। किस तरह इन्होंने अपने जीवन को तपस्या के साथ जिया और एक आदर्श पत्रकार के रूप में सारे समाज में ख्याति रखते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम समाज के सामने किस तरह का आदर्श खड़ा कर रहे हैं, किस तरह का आदर्श रख रहे हैं। हमें अपने मनों में झांकना होगा कि क्या हमारी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां एक बेहतर मीडिया के लिए, एक अच्छे मनुष्य के लिए उपयुक्त हैं। अगर नहीं तो मनुष्य की मुक्ति के लिए हमको अभी कुछ और जतन करने पड़ेंगे। लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र में बदलने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। ऐसी सारी यात्राएं पत्रकारिता, कलाओं, साहित्य और सृजन की दुनिया को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाएंगी, ज़्यादा विचारवान बनाएंगी, ज़्यादा संवेदनशील बनाएंगी और ज़्यादा मानवीय बनाएंगी। मुझे लगता है कि एक सृजनात्मक दुनिया बने, एक बेहतर दुनिया बने, जिसमें मनुष्य की मुक्ति का विचार हो, जिसमें मनुष्य अपने संकटों से लड़ सके, अपने संकटों से जूझ करके आगे जा सके। और एक ऐसा मीडिया प्रतीक्षित है, वह मीडिया खड़ा होगा, क्योंकि समाज का दबाव धीरे धीरे हम पर बन रहा है। अब फेक न्यूज़ के आधार पर जो चीज़ें चल रही हैं, नैरेटिव सेट करने का एजेंडा पत्रकारिता जो चल रही है, उस एजेंडा पत्रकारिता को लोग रेखांकित करने लगे हैं। पहले पुलिस पर, नेताओं पर चुटकुले बनते थे, आज पत्रकारों के भी चुटकुले बन रहे हैं। आज पत्रकारों पर भी लोग हास्यबोध पैदा करने वाली कविताएं लिख रहे हैं। ऐसा कठिन समय हमारे सामने है जब हमें अपनी परंपरा को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो यशस्वी परंपरा ये जो हमारा मीडिया है, इसकी गर्भनाल मैंने आपसे प्रारंभ में कहा, आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। आज़ादी के आंदोलन में, सामाजिक सुधार के आंदोलन में पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजा राम मोहन राय से लेकर मूक नायक के संपादक रहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसों को मैं याद करना चाहता हूँ, महापुरुषों को, जिन्होंने पत्रकारिता के यशस्वी परंपरा की एक शुरुआत की इस देश में। और इसलिए उस उत्तराधिकार से जुड़े होने के नाते, उस जिम्मेदारी से जुड़े होने के नाते हमें हमारी पत्रकारिता को ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा जवाबदेह, ज़्यादा सृजनात्मक, ज़्यादा